रहीम। गुड इवनिंग नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है यूके में रहते हुए तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उस सिलसिले में गाइड कर सकें। चंद बातें जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूं और सबसे पहले ये कि नाज़रीन जब आप कॉल करते हैं तो बराह मेहरबानी जब आपकी कॉल थ्रू होती है अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले और डिस्टर्बेंस की हमारी आपसे बात हो सके। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उनसे बात हो सके। तो प्लीज़ जब आप कॉल करते हैं अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात होती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे बात करने के बाद भी अपने केस से रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता इस प्रोग्राम में कि मैं आपसे आपका केस डिटेल में डिस्कस कर सकूं। तो बराए मेहरबानी जब आपकी मुझसे बात होती है बेहतर होता है किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस उसके बाद भी ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। तो नाज़रीन ये तो चंद वो बातें हुई जो कि हर प्रोग्राम में मैं रिपीट करता हूँ। काफ़ी अर्से से ये प्रोग्राम हो रहा है अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ और करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम में इसका फ़ायदा हासिल हो रहा होगा और इंशाल्लाह जो है आपको वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स आएंगी इमिग्रेशन यूके में इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से वो भी मैं देता भी रहता हूँ और वक्तन फ़वक्तन जो आती रहेंगी मैं देता भी रहूँगा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में। तो स्क्रीन पे नाज़रीन हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है जिस पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे पहले कॉलर कौन है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मसलो से बोल रही हूँ। मेरा एक सवाल है जी कि हमारी फर्स्ट टेरिबन में अपील थी तो उसका जैसे हमारी थर्सडे को हियरिंग थी तो आज जैसे हमें एक लेटर मिला उसमें लिखा है नोटिस फॉर द अडजॉर्नेड हियरिंग। जी बस मुझे यही पूछना था इसका क्या मतलब होता है? नोटिस फॉर द एडजर्न्ड हियरिंग उसका मतलब ये है कि जो आपकी कब हियरिंग थी? थर्सडे को थी, इस थर्सडे को। हाँ तो उन्होंने कोई दूसरी डेट दी है आपको? उसमें उसका मतलब ये कि जी नहीं कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। अच्छा, जो आपने मुझे जो बताया उससे समझ यही पड़ती है कि आप नोटिस फॉर द एडजर्न्ड हियरिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि हियरिंग जो है जो पहले आपकी जिस दिन मुख्तस थी अब उस दिन नहीं किसी और दिन होगी। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल उसमें नंबर भी दिया होगा, अगर आपके वकील हैं तो आप उनसे भी बात करके कंफर्म कर लें कि जी डेट कहीं चेंज तो नहीं होगी। और अगर वकील नहीं है तो ख़ुद भी आप कोर्ट में अदालत में फ़ोन करके उनसे मालूम कर सकते हैं कि इस तरह हमारी थर्सडे को हियरिंग थी जो कि आपने मुझे लेटर मिला कि वो एडजर्न हो गई है, तो आया ये सही बात है? और अगर सही बात है तो दूसरी हियरिंग कब होगी? हो सकता है अभी उन्होंने दूसरी हियरिंग जो है वो डेट अभी एलोकेट ना की हो, लेकिन ये जो अभी आपकी थर्सडे को होनी थी तो शायद वो एडजर्न हो गई हो। लेकिन बेहतर है ये कोर्ट से आप फ़ोन करके कंफर्म कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? सर जी अकबर बात कर रहा हूँ जी। जी अकबर साहब बोलिए क्या सवाल है आपका? सर जी मेरे दो सवाल हैं। जी बोलें क्या कौन से दो सवाल हैं? मेरे पास इंडेफिनेट है 10 इयर्स की। किसके पास इंडेफिनेट है? मेरे पास इंडेफिनेट है जी जी। और मेरी बेटी के पास जनाब जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट है। हेलो अकबर साहब आपकी आवाज़ कट गई है, मुझे आपकी कोई आवाज़। हेलो बीच में। हेलो जी अकबर साहब बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ सवाल ये है कि जनाब मैंने बताया ना आपको मेरे पास 10 इयर्स बेसिस के ऊपर इंडेफिनेट है और मेरी बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है जी। तो और मुझे अपनी वाइफ का जो है वो वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है, उसके इस कमिंग मार्च में जो है वो
10 साल पूरे हो रहा है। अच्छा। और वीजा भी एक्सपायर हो रहा है 22 अगस्त को। और सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह हो गए सर जी कि मेरी जॉब भी जो ना वो नहीं है अभी, और ना ही मैं 18,500 पूरे कर पा रहा हूँ। तो कुछ वकीलों से मशवरा किया, उन्होंने कहा FLRP FLRSP वगैरह का डाल दे और किस तरह इसको 6 महीने खींचा जाए तो वही हो सकता है। और दूसरा ये कि मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करने में क्या मुझे प्रॉब्लम सामने आ सकती है अगर मैं अप्लाई करूँ 2 महीने बाद से? 2 महीने बाद मेरा पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। देखें, पहला जो है आपकी जो वाइफ से रिलेटेड जो सवाल है ना, तो जिनसे बात हुई, आप बिल्कुल सही है। अगर उनका 22 अगस्त को वीज़ा ख़त्म हो रहा है और उनका टाइम मेरे ख्याल में अगले साल मार्च में पूरा हो रहा है, ठीक है ना, 10 साल। हेलो जी जी, तो अगर उनका मार्च में पूरा हो रहा है तो बेहतर ये है कि FLRFP एप्लीकेशन कर दी जाए वीज़ा ख़त्म होने से पहले। एक तो ये कि आपकी एक बच्ची भी है ब्रिटिश, ठीक है, तो उस बेसिस पे भी मतलब आपकी वाइफ वही FLRFP एप्लीकेशन अपनी बच्ची की बेसिस पे, आपकी बेसिस पे, अपनी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे करें। और फिर उस दौरान अगर 10 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर वो एक दूसरी एप्लीकेशन करेंगी एक्सक्यूज़ मी। अगर उस वक्त तक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती FP, तो फिर वो दूसरी 10 इयर्स की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकेंगी। जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है 10 साल जो आपके पूरे होने की बेसिस पे आपको इंडेफिनेट मिला, अगर आपका साल पूरा हो रहा है 1-2-3 महीने बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फिर नेशनैलिटी के लिए, एज़ लॉन्ग एज़ आपने इन 10 सालों में किसी किस्म की कोई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच नहीं की। आप जो है मुल्क से यानी कि UK से 5 साल के दौरान लास्ट 5 इयर्स में 15 मंथ्स इन टोटल बाहर ना रहें, और लास्ट 1 ईयर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में आप 3 महीने से ज़्यादा UK से बाहर ना रहे हों। लाइफ इन द UK और इंग्लिश टेस्ट तो आपने किया होगा वैसे ही इंडेफिनिट के लिए, और उसके अलावा गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आपकी किसी किस्म की कन्विक्शंस वगैरह नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, मैं तेजेंद्र बोल रहा हूँ। जी बजिंदर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं EEA फैमिली मेंबर हूँ, मेरी वाइफ EU से है। जी। और मेरे पास 5 ईयर रेजिडेंस परमिट है। तो आफ्टर 4 ईयर हमारा डिवोर्स हो गया। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि जो रेजिडेंस परमिट मेरे पास है 5 ईयर का, वो अभी वैलिड है या मुझे अभी अप्लाई करना पड़ेगा? और अनदर थिंग, मैं उस पर ट्रैवल कर सकता हूँ जो 1 ईयर मेरे पास लेफ्ट? देखें, बेहतर है कि आप अप्लाई करें अगर आपका डिवोर्स हो गया, लेकिन चूँकि 4 इयर्स बाद हुए, आपकी शादी के तकरीबन 4 इयर्स बाद हुए मेरे ख्याल में, और यानी कि शादी को 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है जब आपकी डिवोर्स हुई है। अगर आप इस दौरान इकट्ठे रहे हैं कम से कम साल आपस में इकट्ठे रहे हैं एटलीस्ट, और आपकी वाइफ थ्रू आउट ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं, और डिवोर्स के वक्त यानी कि डिवोर्स के वक्त भी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करी थी, तो फिर आप इस बेसिस पे, और आप ख़ुद भी अभी काम कर रहे हैं, तो आप इस बेसिस पे फिर आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस हम इसको कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट मिला था वो उसको आप रिटेन करेंगे, अपने बेसिस पे आप वो कर सकते हैं। बेहतर है कि आप ये एप्लीकेशन करें। अगर आप नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म की ट्रबल हो ट्रैवल करने में, वापसी में आने में, तो बेहतर है ये एप्लीकेशन कर दें अगर आप इन सारी चीज़ों पे पूरा उतरते हैं। ओके जी, ओके सर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? विकास बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। तो मैं 2006 से यूके में हूँ और 2012 में ओवरस्टे हो गया था, और 2015 में मैंने साइलम डाला था। और लास्ट वीक मेरी हियरिंग थी जिसके दौरान में जज ने वैसे तो कुछ खास नहीं पूछा, सिर्फ उसने पूछा कि बच्चों की एजेस क्या हैं, क्योंकि बच्चों को भी इस महीने में 20 तारीख को 7 साल हो जाएंगे। तो उसने पूछा बच्चों की एजेस क्या हैं, और मतलब कोई कब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी हियरिंग कब थी? हेलो। तो हाँ जी, आपकी हियरिंग कब थी? लास्ट वीक थी ना, फ्राइडे को। तो और उसने कोई खास नहीं पूछा, सिर्फ बच्चों की एजेस पूछी हैं, और मतलब इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो मैंने ये पूछना कि क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी असाइलम की हियरिंग थी, आपकी कोर्ट का। देखिए आपकी असाइलम की हियरिंग थी ना?
जी जी जी। तो अभी चांसेस क्या ना, असाइलम की हेयरिंग का बड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि क्या बेसिस था आपका असाइलम का, आपका एविडेंस किस तरह हुआ कोर्ट में, क्या आपने एविडेंस दिया, पहले इंटरव्यू में क्या डिटेल्स थी, कितना इंटरव्यू अच्छा था, ख़राब था, क्रेडिबिलिटी की क्या इश्यूज़ थे, बड़ी चीज़ें होती हैं देखने को। तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि हेयरिंग पे क्या चांसेस हैं। ये आपको बेहतर तौर पे वो बता सकते हैं चांसेस का, जो आपके वकील थे जो आपके साथ गए होंगे, उन्होंने आपका केस कंडक्ट किया है, तो वो बता सकते हैं कि जी आपका हेयरिंग पे क्या चांस है। जहाँ तक बच्चों की बेसिस का ताल्लुक है कि 7 साल यहाँ पे हो गए, तो ऑब्वियसली कोर्ट इस चीज़ को देखेगी कि यहाँ पे बच्चों को इतना टाइम हो गया है। वही ये आर्टिकल 8 जो है ह्यूमन राइट्स का, या फिर फैमिली प्राइवेट लाइफ जो है, उस हवाले से कोर्ट ज़रूर देखेगी, और उस पर हो सकता है कि वो आपके हक़ में फ़ैसला करें। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केस बाय केस कोर्ट फ़ैसला करती है हर चीज़ को देखते हुए। इसलिए बेहतर ये आपको जो बता सकेंगे जो आपका केस जो कंडक्ट कर रहे थे, जो आपके वकील थे। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। जाकिर भाई, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे प्लीज़। जी जी पूछें। जाकिर भाई, मैं 16 साल पहले आया था, इनलीगल असाइलम किया था, तो फिर ब्रिटिश लड़की के साथ शादी की, बेटी हुई। मुख्तसर सी बात यह है कि मुझे 2009 में डिस्कशनरी लीव मिली 3 साल की बच्ची के बेस पे। जब मुझे डिस्कशनरी लीव मिली, फिर मेरी काफ़ी हालात ख़राब होने शुरू हो गए मेरी वाइफ के साथ। तो इस दरमियान डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फिर मुझे सेपरेशन हो गई। जब मेरी एक्सटेंशन का टाइम आया, मैंने उनको बता दिया, तो उन्होंने मुझे 2.5 साल की लीव दी, और उन्होंने कहा कि 2.5 साल की और लेनी पड़ेगी, 10 साल नहीं 5 साल के रूट में। अच्छा, अब हुआ ये कि जब मेरी वो 2.5 साल वाली भी एक्सटेंशन खत्म होने वाली थी, टोटल मुझे 7 साल हो गए थे लीगल, और 16 साल हो गए वैसे। बच्ची के साथ कांटेक्ट कोर्ट में चल रहा है, आखिरी स्टेज पे है, लेकिन वो मुझे कहती है मैंने नहीं मिलने देना। तो बच्ची से भी उसने गलवा दिया कोर्ट में कि मैं नहीं मिलना चाहती डैड से। तो अब मसला ये है कि मैंने एप्लीकेशन दी थी डोमेस्टिक वायलेंस की, रिफ्यूज़ हो गई वो 6 महीने पहले। तो उन्होंने राइट ऑफ अपील नहीं दिया, तो उनको वो खुद ही रिव्यू उन्होंने किया बाद में, उसको भी अभी रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं वायलेंस हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, सारा कुछ है, लेकिन तुम्हें हमने कभी वीज़ा नहीं दिया था, ये वाला स्पाउस वीज़ा, इस वजह से हम तुम्हें इंडेफिनिट नहीं दे रहे। अभी मुझे पूछना ये है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं दोबारा एप्लीकेशन करूं उसी को एक्सटेंशन कराने के लिए, नहीं आप सॉरी या GR करूं? देखें, अभी आपका वीज़ा कब ख़त्म हुआ था? वीज़ा मेरा 4 महीने पहले, लेकिन वो मैंने विदिन टाइम ही डाला था, 28 डेज पहले। तो अभी उसका फैसला तो हो गया ना? उसका फैसला हो गया, लेकिन अभी मेरे पास 28 दिन है ना। जी जी 28 दिन होते हैं ना जब वो एडमन रिव्यू। तो अभी जो आपने एप्लीकेशन डाली थी एक्सटेंशन के लिए, वो किस डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे डाली थी कि बच्ची की बेसिस पे डाली थी? इंडेफिनिट के लिए डाली थी। जी बिल्कुल इंडेफिनिट के लिए डाली थी जी। नहीं, इंडेफिनिट की किस बेसिस पे डाली थी आपने? डोमेस्टिक वायलेंस वाली। तो आपको तो पहले बच्ची की बेसिस पे मिला था ना? जी जी, मुझे किसी ने बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तुम्हारे साथ, तो उसने, पुलिस ने भी पकड़ा था उसने। जी देखिए, इसमें ये है कि अब मुझे पूछना ये है, सिर्फ पूछना ये है कि मैं अभी इसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जाऊं, या मैं वही पुरानी वाली लीव को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा एप्लीकेशन दूं? अभी मेरे पास 7 दिन बाकी हैं। जी देखें मैं उसी पे वही कह रहा हूँ। अब अगर पुरानी वाली आप एप्लीकेशन कंटिन्यू करते हैं तो बच्ची से तो आप मुलाकात नहीं कर रहे ना, वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको? फाइनल हियरिंग नेक्स्ट मंथ है, लेकिन वो मिलने नहीं देती मेरी एक्स वाइफ को। वो बच्ची से उसने करवा दिया कि बच्ची मेरी कहती है मैंने नहीं मिलना। देखिए, इसमें जो मुझे ऑन द फेस ऑफ इट जो लग रहा है वो बेहतर तो ये है कि बच्ची की बेसिस पे आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट के मामला तो चल रहा है ना, अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। लेकिन अगेन मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के क्या इश्यूज थे क्या नहीं थे मुझे नहीं मालूम। सॉरी, मैं आपकी एक सेकंड मुझे पूछना ये है कि अगर मैं वो एप्लीकेशन करता हूँ तो वो मेरी कंटिन्यू रहेगी वो 3C लीव वाली? देखिए, वो तो आपकी ख़त्म हो चुकी हुई है। जब आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, आपको राइट ऑफ अपील नहीं दिया, तो आपकी वो लीव जो है वो ख़त्म हो गई। 28 दिन जो आपके पास होते हैं वो जिसमें आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें आपकी 3C लीव कंटिन्यू नहीं होती।
मेरा आपको मशवरा यही होगा कि बेहतर है किसी वकील के पास जाके आप, क्योंकि अभी मुझे नहीं मालूम कि डोमेस्टिक वायलेंस के क्या इश्यूज़ थे आपके, जिसको रिफ्यूज़ किया है तो उसमें आया JR करना चाहिए या स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, नहीं बनता जब तक वो केस देखा ना जाए। इसी तरह अभी आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपकी बच्ची के साथ भी मामला चल रहे हैं, अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। तो एक तरफ तो ये भी किया जा सकता है कि बच्ची की बेसिस पे एप्लीकेशन की जाए। मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाके आप डिटेल में इसको डिस्कस कर सकें। आप चाहें तो मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं, किसी भी वकील के पास जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।